हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का जो मॉड्यूल है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इन सेशंस में जो आपकी मैकमिलन की बुक्स हैं उनके एंड में, हर चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं और वो एमसीक्यूज डायरेक्टली आपको पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इन सेशंस के जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आपको प्रिपरेशन में हमारी किसी भी टाइप से हेल्प चाहिए तो आप हमारा एड्यूटैप का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। हर एक के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हर एक के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपको कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको ईमेल, फोन कॉल्स के थ्रू या फोरम के थ्रू आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड करवा सकते हैं। और अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड। उसके लिए आप अगर फ्री रिसोर्सेज हमारे यूज करना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारा कॉन्टेंट जो है, हाई क्वालिटी कॉन्टेंट आपको फ्री में मिलेगा। ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जैप 75 कोड यूज करके आप अभी 75% अवेल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कैश मैनेजमेंट सर्विस? कैश मैनेजमेंट सर्विस जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उसका क्या मतलब है? होल्डिंग मिनिमम कैश एट ब्रांचेस, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैश एट एटीएम्स, प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी ऑफ कॉर्पोरेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो बैंक्स हैं वो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें। तो कैश मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है कि आपका जो मिनिमम कैश है वो ब्रांचेस में होल्ड किया जाएगा, या एडिक्वेट कैश एटीएम्स में रहेगा, या फिर लिक्विडिटी ऑप्टिमाइज होगी। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब एक बैंक कैश मैनेजमेंट सर्विस देता है तो वो उस कंपनी की लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो देखिए, अगर एक कंपनी है, मल्टीनेशनल स्पेशली जो कंपनीज है, उनके बहुत जगह पैसे फैले होंगे, कहाँ पैसा आ रहा है जा रहा है उसको ऑप्टिमाइज करने में कौन हेल्प करता है? बैंक्स हेल्प करते हैं। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अ फर्म्स कैश प्रोग्राम इज एम्ड एट एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज एंड कंट्रोलिंग कैश आउटफ्लोज। तो जो एक फर्म का कैश प्रोग्राम होता है उसका एम है कि जो कैश का इनफ्लो है, जो पैसा आ रहा है, वो एक्सेलरेटेड स्पीड पे आए और जो पैसा जा रहा है वो कंट्रोल रहे। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा, while selecting a bank for sourcing cash management service, a corporate takes into account pricing, reliability, security, etc. तो अगर एक बैंक को कोई कंपनी अपना कैश मैनेज करने के लिए बोलेगी तो सबसे पहले वो कॉर्पोरेट देखेगा कि कितने में ये हमें सर्विस देंगे, इनकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या हमारा पैसा इनके पास सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर आप साइंटिफिकली अपना कैश मैनेज करवा रहे हैं, बैंक्स की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस ले रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, ऑब्वियसली होगा। पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा आपका, आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए काम करके देगा। आपको जो इंटरेस्ट में कॉस्ट देना पड़ सकता है वो रिड्यूस होगी आपकी। यस, आपकी जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव तीनों ही हमें फायदे मिलते हैं अगर हम कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक, ड्रॉई बैंक, या फिर नेगोशिएटिंग बैंक। तो जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो सेक्शन 131 के अंडर कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका जो कलेक्टिंग बैंक है, अगर उसने अपने कस्टमर का प्रॉपर केवाईसी किया है, वो गुड फेथ में काम करता है, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं करता है, तो उसकी फिर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अगर कोई फॉर्जरी है, कोई फोर्स्ड इंडोर्समेंट है, तो यहाँ पे कलेक्टिंग बैंक को अंडर सेक्शन 131 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, ये अभी एक और क्वेश्चन आएगा आगे जिससे ये पॉइंट जो है और आपको बढ़िया से समझ आएगा। अगला, वेयर अ कस्टमर बाय अ लेटर हैज एडवाइज द बैंक डायरेक्टिंग द बैंकर नॉट टू ऑनर और पे अ पर्टिकुलर चेक, सच अ लेटर इज कॉल्ड। देखो, अगर एक कस्टमर ने एक बैंक को कॉल किया एंड उसे डायरेक्ट किया दैट डोंट ऑनर दिस पर्टिकुलर चेक, डोंट पे मनी फॉर दिस पर्टिकुलर चेक, तो उसे रोक रहा है पेमेंट करने से, तो वो कैसे रोकेगा? स्टॉप पेमेंट लेटर देगी। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये जो है अभी हम आपका बुक में जो 12th चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट चेक इज अ और एन
डैश चेक, जो फोर्स चेक है जिसमें मान लो फोर्स एंडोर्समेंट है, नकली चेक है, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा? ऑब्वियसली वैलिड नहीं होगा, डेड चेक जैसा कुछ नहीं होता है, वो एक इनवैलिड चेक होगा। जो फॉर्जरी की होती है वो चेक आपका इनवैलिड चेक होता है। स्टेल चेक कौन से होते हैं? जो एक नॉर्मल चेक है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड है, उसके बाद वो स्टेल हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी, इनवैलिड चेक आपका करेक्ट आंसर है। आगे है अ चेक फेवरिंग राजकुमार और ऑर्डर इज स्टोलन। तो एक राजकुमार और ऑर्डर का जो चेक है वो चोरी हो गया। द थीफ एंडोर्स्ड अ चेक एज राजकुमार इन हिज फेवर। तो राजकुमार बन के थीफ ने अपने नाम पे चेक एंडोर्स कर लिया, मतलब राजकुमार के की तरफ से नकली एंडोर्समेंट कर लिया उसने। तो चेक जो है उसने प्रेजेंट किया क्लियरिंग के लिए और उसको पेमेंट भी हो गई। अब जो ट्रू ओनर है ऑफ द चेक, उसने लीगल नोटिस भेजा बैंक को और उसको बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, कि फॉर्जरी थी, फोर्स्ड एंडोर्समेंट थी। तो अब क्या बैंक की लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? द पेइंग बैंक विल गेट द protection under the negotiable instrument act. The forgery does not give any rights to the paying bank, hence it is liable. As per section 85 the paying bank is liable. As per section 131 the paying bank is liable. देखो जहां पे forged endorsement है वहां पे आपको ये देखना है कि क्या बैंक ने जो है गुड फेथ में काम किया है, नेग्लिजेंस नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है, पेइंग बैंक को भी प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पे भी अगर फोर्स्ड एंडोर्समेंट है तो बैंक को क्या पता, अगर मेरा बैंक है, मेरे बैंक के पास मेरा स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा, मैंने किसी को चेक दिया, उससे चोरी होके किसी ने फोर्स्ड एंडोर्समेंट कर दी, तो पेइंग बैंक को तो नहीं पता ना, उसके पास तो कोई स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी नहीं आया। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी पेइंग बैंक को अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर कलेक्शन ऑफ अ। सेक्शन 131 किस के लिए प्रोटेक्शन देता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए, प्रोमिसरी नोट के लिए या फिर चेक के लिए? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है फॉर द कलेक्शन ऑफ अ चेक। तो सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ अ चेक। आगे देखते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ चेक्स एंड प्रोटेक्शन टू अ बैंकर इज कंटेन्ड इन द व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बहुत सिंपल है, रिलेटेड से क्वेश्चन है कि पेमेंट ऑफ चेक्स के लिए प्रोटेक्शन जो मिलती है बैंकर्स को वो किस एक्ट में लिखा हुआ है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अ कस्टमर इज बाउंड टू इन्फॉर्म द डैश अबाउट द लॉस्ट चेक लीव्स। अगर एक कस्टमर है, उसकी चेकबुक होती है, उसमें से अगर उसकी चेक लीव्स गुम जाती हैं तो उसे सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना है? पेई को, एंडोसी को, कलेक्टिंग बैंक को या फिर ड्रॉई बैंक को? तो उसे ड्रॉई बैंक को सबसे पहले बताना है। जो ड्रॉई बैंक है जिसे पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली, उसे बताना है, ठीक है। अगर मेरे पास एसबीआई की चेकबुक है तो जो मेरा एसबीआई है वो ड्रॉई बैंक है, ठीक है, मैं ड्रॉर होंगी चेक की, तो सबसे पहले किसको बताना होता है? ड्रॉई बैंक को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, इन अ जॉइंट अकाउंट इफ वन ऑफ द सिग्नेचर इज फोर्स्ड तो क्या होगा? बैंक और कस्टमर दोनों लायबल होंगे, सिर्फ कस्टमर लायबल होगा, सिर्फ बैंक लायबल होगा, या कोई भी लायबल नहीं होगा? तो मान लो एक जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट का जब चेक साइन होगा तो अगर एक्स और वाई के नाम पे है तो एक्स और वाई दोनों के साइन होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक्स के साइन तो असली थे, वाई के साइन जो थे वो नकली थे, तो यहाँ पे बैंक के पास मैंडेट नहीं होगा पे करने का, तो वहां पे बैंक लायबल होगा, ठीक है। फॉर्ज्ड इंडोर्समेंट में बैंक को फिर भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन फॉर्ज सिग्नेचर में बैंक को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बैंक लायबल होता है। क्योंकि सिग्नेचर करने का क्या मतलब है? सिग्नेचर का मतलब है कि आप बैंक को मैंडेट दे रहे हैं, आप बैंक को परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है आप मेरे अकाउंट से पैसे काट के पेमेंट कर दो। लेकिन अगर सिग्नेचर ही नकली है तो फिर वहां पे बैंक लायबल होगा। एंड अगर जॉइंट अकाउंट है तो दो अगर सिग्नेटरीज हैं तो दोनों के साइन असली होने चाहिए, एक के भी साइन नकली हैं तो फिर बैंक को लायबल ठहराया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स। पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी मेड टू द होल्डर बट कैन बी मेड टू हिज एजेंट और सर्वेंट। कहते हैं जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होती है वो हमेशा जरूरी नहीं कि होल्डर को दो, आप उसके एजेंट या सर्वेंट को भी दे सकते हो। दूसरा है नीड ऑलवेज टू बी मेड टू द
होल्डर को ही देना है और उसके एजेंट सर्वेंट को भी दे सकते हैं। तो आप ये देखो इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी क्वेश्चन बनाने में, यहाँ पे नॉट लिखा, यहाँ नॉट हटा दिया। इस लाइन का तो कोई खास मतलब बनता नहीं है वैसे। मेड टू द कस्टमर्स एजेंट और सर्वेंट, या फिर हमेशा एजेंट या सर्वेंट को ही पैसे दिए जाते हैं, या फिर सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट करेक्ट है, जो पेमेंट की जाती है इन ड्यू कॉस्ट, जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का उसको भी कर सकते हो, उसके एजेंट को भी कर सकते हो, उसके सर्वेंट को भी कर सकते हो। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है सेक्शन 131A ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू अ बैंकर वाइल। सेक्शन 131 कब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैंक को? रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट, मेकिंग पेमेंट ऑफ अ चेक, या फिर एंडोसिंग पेमेंट ऑफ अ चेक। तो यहाँ पे रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट करेक्ट आंसर है। तो देखिए अब सारे एक्ट्स तो नहीं याद हो सकते, तो एटलीस्ट जितने बुक में आपके एमसीक्यूज जो हैं इनके सिर्फ आप याद कर लो। 131, 131A ड्यू कोर्स का जो सेक्शन है उतना बेसिक याद करना है, सारा नहीं याद करना। तो 131A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैंकर को वाइल रिसीविंग पेमेंट ऑफ अ ड्राफ्ट। आगे है द कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन हैज बीन लेड डाउन अंडर द। ऑब्वियसली कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू मिल रही है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो एक जैसे देखा आपने कलेक्टिंग बैंकर की ही सेम ही चीज को घुमा घुमा के 5 क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द absence of proper KYC, the collecting banker can be held liable for collection of a fraudulent check on the grounds of negligence, connivance, crime या फिर arrogance। देखो जो कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलती है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो कब मिलती है? जब उन्होंने गुड फेथ में काम किया, अपना जो कस्टमर है उसका प्रॉपर KYC किया हुआ है। अगर प्रॉपर KYC ही नहीं है तो उस केस में जो कलेक्टिंग बैंक होगा उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उसे लाइबल ठहराया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंट माना जाएगा कि तुमने KYC नहीं करी तो तुमने कैसे चेक कलेक्ट कर लिया। ओके तो यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। व्हेन अ बैंकर रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट चेक फॉर कलेक्शन इज लॉस्ट, बैंकर सबसे पहले क्या करेगा? अगर बैंकर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चेक फॉर कलेक्शन जो है वो गुम गया हुआ है, बैंकर क्या करेगा? ड्रॉर को बताएगा, ड्रॉई को बताएगा, RBI को बताएगा, या फिर एक्सरसाइज करेगा ड्यू कॉशन चेक कलेक्ट करते हुए। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करेगा ड्यू कॉशन चेक्स को कलेक्ट करते हुए। तो जो चेक उसके पास आना है, हो सकता है कि वो अगर वो गुम गया है उसके पास आए, कहीं से चोरी हो के कोई नकली एंडोर्समेंट करके किसी तरीके से आए, तो अब उसे ध्यान रखना है चेक कलेक्ट करते हुए कि कुछ गड़बड़ ना हो, जहां मैंडेट नहीं है वहां पे पेमेंट ना हो जाए। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ डिमांड ड्राफ्ट इज इशूड बाय द बैंक टू बी वैलिड फॉर। तो जब एक डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है तो वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। चेक जो है वो भी 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए, अ कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इन द प्लेस ऑफ अ लॉस्ट वन प्रोवाइडेड। अगर एक पर्सन का डिमांड ड्राफ्ट गुम जाता है तो वो बैंक से जाके ना उसका डुप्लीकेट बनवा सकता है। तो डुप्लीकेट बनवाने के लिए उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। वो इनमें से कौन से हैं? उससे पहले ही हैज टू गिव ड्यू इंटीमेशन टू द इशूइंग ब्रांच। उससे पहले इशूइंग ब्रांच को बताना पड़ेगा कि भाई डिमांड ड्राफ्ट गुम गया, ये करना पड़ता है। यस, पेमेंट ऑफ DD नॉट ऑलरेडी मेड बाय द ड्रॉई ब्रांच। अब जो वो DD है उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुआ होना चाहिए। जो DD है उसके अगेंस्ट पेमेंट जो है वो नहीं हुआ होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर पे ही हो गया तो फिर डुप्लीकेट क्यों इशू होगा? उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंडेमनिटी साइंड बाय बोथ द पेई एंड द परचेजर ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। कहते जो परचेजर है और जो पेई है डिमांड ड्राफ्ट का, दोनों को इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही है। पेमेंट ऑफ अ फीस एप्लीकेबल, जो भी डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करा जाएगा उसके लिए फीस देनी पड़ेगी आपको बैंक को। तो जब आप ये सारी चीजें कर देंगे तब आपको डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट इशू किया जाएगा। तो ई जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए पेपर में ऐसा नहीं आता है, ई ऑप्शन नहीं आता है, ABCD ही होता है, लेकिन बुक में आपके दिया है तो हम उसी फॉर्मेट में कर रहे हैं। बट पेपर में ABCD 4 ही ऑप्शन रहते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर में नॉर्मली ऐसे भी आ सकता है कि 1 2 3 4 ऑप्शन बना के फिर पूछ सकते हैं कि 1 and 2, 2 and 3, 1 2 and 3, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ लॉकर फैसिलिटी। पहला कि अगर आप सोल हायरर हो एक सेफ्टी लॉकर के, आप सिंगल सोल हायरर हो सेफ्टी लॉकर के, नॉमिनेशन जो है इट कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ ओनली 1 इंडिविजुअल। तो सिर्फ एक पर्सन को आप नॉमिनेट करते हैं अगर आप लॉकर आप हायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद
सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि जो लिमिटेड कंपनीज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो सोसाइटीज हैं, वो लॉकर नहीं ले सकती। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लॉकर चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे जॉइंट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनीज हो, सभी लॉकर फैसिलिटीज यूज करती हैं बैंक में। ओके, तो जहां जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है ना आपकी बैंक वाली, तो उसे तो आपको उन आंसर्स को तो जरूर आपको टिक मार्क करना ही है। और पेपर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बुक में नहीं दी गई हैं, लेकिन आप अज्यूम किया जाता है कि आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आपको ध्यान होगा इन चीज़ों का। तो ट्राई कीजिए कि जब तक आपका पेपर है तब तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयर रहिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फॉर्म्स में क्या लिखा है, वो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, स्पेसिफिकली जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, चलिए, इन द केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ सोल लॉकर हायरर, एक्सेस टू लॉकर में बी गिवन टू द नॉमिनी। जहां पे मान लो कोई लॉकर हायरर था, सोल था, मैं मान लो मेरा एक लॉकर था एंड मैंने एक पर्सन को नॉमिनेट भी किया हुआ था, तो मेरे बनने के बाद क्या लॉकर का एक्सेस नॉमिनी को दिया जाएगा? तो ऑब्वियसली दिया जाएगा। और क्यों नॉमिनेट किया मैंने? व्हेन देयर इज अ जॉइंट लॉकर हायरर, मान लो दो जने हैं एक्स एंड वाई, इनका जॉइंट लॉकर है और इन्होंने जो मैंडेट दिया था वो आइदर और सर्वाइवर मोड का था। आइदर और सर्वाइवर में क्या है कि दोनों में से कोई भी लॉकर ऑपरेट कर सकता है और एक की डेथ हो जाए तो सर्वाइवर को फिर एक्सेस मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, एक्स और वाई ही थे, आइदर और सर्वाइवर मोड में इनका अकाउंट चल रहा था, कोई नॉमिनी नहीं था। तो अगर एक की डेथ हो जाती है तो क्या फिर सर्वाइवर जो है बचा, मान लो एक्स की डेथ होगी तो वाई बचा, तो क्या वाई को फिर एक्सेस दिया जाएगा लॉकर का? तो यस, दिया जाएगा, आइदर और सर्वाइवर मोड था और कोई नॉमिनी भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट हैं, बी को छोड़ के। बी गलत है, क्योंकि कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटीज भी लॉकर फैसिलिटी ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस। कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग आरटीजीएस? फंड्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम ब्रांच ऑफ वन बैंक टू ब्रांच ऑफ वन अनदर ब्रांच। तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसे जा सकते हैं बैंक में, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं आरटीजीएस में, बिल्कुल सही है। ओनली द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट वगैरह तो यूज कर ही सकती हैं आरटीजीएस, आप और मैं जो इंडिविजुअल्स हैं, जॉइंट है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो सब ये फैसिलिटी यूज कर सकती हैं। तो ये तो गलत हो गया। द आरटीजीएस सिस्टम इज मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई, ये भी बिल्कुल सही है, आरटीजीएस को मेंटेन और ऑपरेट आरबीआई करता है। ईच पार्टिसिपेंट bank of RTGS is required to open a dedicated settlement account for putting through the RTGS transactions। तो जो भी पार्टिसिपेंट बैंक होते हैं RTGS के अंदर, उन्हें एक अलग से ना सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जो भी उनकी RTGS की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो उस सेटलमेंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे RTGS की जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आता है 22 डिजिट का, वो आता है आपके पास, एंड मिनिमम 2 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आरटीजीएस में। आईएमपीएस में और नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है, मिनिमम का कुछ भी 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए की आप ट्रांजैक्शन करते हो और रियल टाइम में फिर पेमेंट भी रहता है। आगे बढ़ते हैं। Implementation of electronic benefit transfer scheme is meant for which of the following type of customers? तो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में क्या होगा कि मान लो सरकार को कोई स्कीम चलानी है और सरकार को बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो सरकार क्या करेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट में जो उस जो डिपार्टमेंट होगा जो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो डिस्ट्रिक्ट में मान लो एक लीड बैंक को आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये लीड बैंकर होगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस लीड बैंकर को वो पैसा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि इन बेनिफिशरीज को पैसा देना है। अब ये लीड बैंकर डिस्ट्रिक्ट के बाकी बैंक्स के साथ मिलके अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बदले में वो कमीशन लेगा और गवर्नमेंट की सरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। तो ये टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स होती हैं, ये लो इनकम जो लोग होते हैं, लो वैल्यू जो अकाउंट्स होते हैं, उनके लिए होता है। तो पेंशनर, हाई नेटवर्थ या डिसेबल्ड के लिए नहीं, स्पेसिफिकली लो वैल्यू जो अकाउंट्स होते हैं, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं वो इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। आजकल तो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे आ रहा है, आपके अकाउंट्स में आ जाता है, सब्सिडी का पैसा वगैरह सीधा अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स विल नॉट इंक्लूड। जो हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं, छोटे अमाउंट का क्रेडिट डिसबर्स करना कर सकते हैं। छोटा अमाउंट का एक लिमिट होती है जो बैंक्स डिसाइड करते हैं कि इतने तक की जो ट्रांजैक्शन है ये हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कर सकते हैं।
और अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट या कोई इंटरेस्ट अमाउंट की रिकवरी करनी है तो वो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे वैल्यू के डिपॉजिट्स कलेक्ट करने हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो नन ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें से एक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की हेल्प करना। तो छोटे मोटे अमाउंट के पैसा देना है, उनको अकाउंट फिल करने में हेल्प करनी है कि अकाउंट कैसे खोलना है, स्कीम्स के बारे में बताना है, छोटे मोटे डिपॉजिट्स कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कर सकते हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर अब याद रखना कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ज़्यादा ये क्रेडिट वगैरह देने का काम करते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स नहीं करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर देख लेना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैप्टर में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैंक्स कैन नॉट यूज द सर्विसेज ऑफ डैश एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। इनमें से कौन बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकता? एनजीओ बन सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, विलेज सरपंच नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं। तो सरपंच जो है वो फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट का काम नहीं करता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दी जॉब प्रिपरेशन, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। एंड आपके जॉब्स को देखते हुए हमने 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस बनाई है कि चलो सुबह ऑफिस जाते हुए लंच ब्रेक में 2 वीडियोस देख ली, घर आके 1-2 वीडियोस देख ली, इस तरीके से आप कवरेज कर सकते हैं। तो आप जैब 75 कोर्स यूज करके हमारा कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं 75% ऑफ। आगे बढ़ते हैं। Ministry of Rural Development provides a one-time grant of rupees how much to the lead bank in every district to set up the RSETI। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक स्कीम चलाई है, उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रांट दी जाती है अप टू ₹1 करोड़, अप टू ₹1 करोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे एक बैंक होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाइड होगा, एंड उन्हें पैसा दिया जाएगा कि ये पकड़ो तुम 1 करोड़ रुपए, और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। एक बैंक होगा वो लीड लेगा, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो ट्रेनिंग करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को हेल्प चाहिए, तो वो RSETI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस मतलब आप पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये वाले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस कमेटी एट एवरी ब्रांच। तो जो भी बैंक्स हैं उन्हें कस्टमर सर्विस कमेटी बनानी होती है हर बैंक ब्रांच में, और ये कस्टमर सर्विस को लेके बताते हैं, जो कि इसका नाम बताता है, उसको लेके सजेशंस देते हैं कि कैसे और हम कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं, किस एरिया में आप और स्टेप ले सकते हो, कस्टमर्स की किन एरियाज में ज़्यादा ग्रीवेंसेज आ रही हैं। तो हर ब्रांच में कस्टमर सर्विस कमेटी होना चाहिए। आगे है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द कस्टमर फॉर डिले इन। तो जो हमारा बैंक होता है उन्हें कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी बनानी पड़ती है। देयर आर सर्टेन एरियाज, तो जहाँ पे अगर बैंक कोई कमी रखता है तो बैंक को कस्टमर को कंपनसेशन देनी पड़ती है। बैंक को कस्टमर को कंपनसेशन देनी पड़ती है। कौन से एरियाज में देनी पड़ती है? डिले इन ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट ओपन होने में डिले हो रहा है तो उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। चेकबुक इशू करने में कोई डिले हो रहा है, कोई कंपनसेशन नहीं है। पासबुक फिल करने में डिले हो रहा है, कंपनसेशन नहीं है। लेकिन अगर बैंक आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट देने में दिक्कत कर रहा है, डिले कर रहा है, आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, सारा इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दिया, तो आपको बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 15 दिन के अंदर अंदर डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बना के देना। नहीं देंगे तो उन्हें आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ATM ट्रांजैक्शन, अगर ATM ट्रांजैक्शंस को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा? बायलेटरल सेटलमेंट अरेंजमेंट करके, या फिर इशूइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को कंपनसेट करने की लॉस के लिए, एक्वायरिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो सेटलमेंट है डिस्प्यूट का वो ATM सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होगा। तो अगर कोई भी ATM ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो जो रेजोल्यूशन होता है वो हमेशा ATM सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है। एक तो इशूइंग बैंक हो गया, एक एक्वायरिंग बैंक हो गया, एक हो गया जिसने कार्ड इशू किया है आपको, है ना, जिसका ATM आप यूज कर रहे हैं, एक जिसके ATM में जाके कर रहे हैं एक्वायरर बैंक।
तो उनकी आपस में वो सेटलमेंट नहीं करेंगे, एटीएम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही सेटलमेंट होता है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो देखो आजकल आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करते हो, आप अपनी कार्ड डिटेल्स भर देते हो, आपको फिजिकली कार्ड की जरूरत नहीं है, आप तो सबको अपने कार्ड नंबर याद होते हैं, सीवीवी सब कुछ याद होता है, तो आप सब कुछ भर देते हो, आपको कहीं कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। ये होती है ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। तो अब ऐसा तो आपका कहीं कार्ड चोरी हो गया तो कोई भी आपकी डिटेल्स भर के आप का पैसा विड्रॉ कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। कैसे? एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के थ्रू। अब क्या होता है कि जब आप अपना कार्ड नंबर भरते हो, उसका एक्सपायरी डेट भरते हो, सीवीवी भर देते हो, उसके बाद आपको ओटीपी आता है, ओटीपी भरते हो, फिर ट्रांजैक्शन फुलफिल होती है। या फिर कई बार क्या होता है, जब बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो तो कई बार बैंक आपको फिर कॉल भी करके पूछता है कि क्या आपने ये क्रेडिट कार्ड की 50,000 की ट्रांजैक्शन ऑथराइज करी है। तो वो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन द कार्ड। तो ओटीपी तो कार्ड पे थोड़ा ना आएगा, वो तो फोन में आएगा। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस आवर्स ऑफ द बैंक ब्रांचेस। जो भी हमारे बैंक ब्रांचेस होते हैं उनका बिजनेस आवर्स क्या होंगे, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, ये कौन डिसाइड करता है? कहते क्या आरबीआई बताता है ब्रांच परमिशन देने से पहले, या बैंक अपनी मर्जी से बिना रिस्ट्रिक्शन के तय करता है कि कब हम अपना बैंक खोलेंगे, कब बंद करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी होती है, या फिर मिनिमम 4 घंटे बैंक को काम करना है वीकडेज पे और वर्किंग सैटरडेज पे। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। जो बिजनेस आवर्स ऑफ बैंक ब्रांचेस होते हैं उन्हें मिनिमम 4 आवर्स वर्क करना है वीकडेज पे और वर्किंग सैटरडेज पे। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बैंक टू कीप द अफेयर्स ऑफ देयर कस्टमर सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल अराइजेस फ्रॉम। एक जो बैंक है उसकी ऑब्लिगेशन है कि जो भी कस्टमर के सीक्रेट, जो भी कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सीक्रेट रखना है। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी? स्पेसिफिक कोई लॉ है बैंकिंग सीक्रेसी का, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो ये बोलता है कि जो भी कस्टमर्स का डेटा है आप ऐसे आपको ऐसे रिवील नहीं करना है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ बैंक इज ऑथराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। देखो नॉर्मली बैंक को कस्टमर का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, बट देयर आर स्पेसिफिक टाइम्स जहां पे बैंक इज अलाउड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो इनमें से किस सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है? अगर मिस्टर ए का अकाउंट है तो मिसेस बी आके पूछती हैं कि बताओ सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे हस्बैंड के कितना अकाउंट में पैसा है, और सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट भी नहीं है, तो वहां पे बैंक नहीं बता सकता। स्पाउस आके नहीं पूछ सकते हैं, भाई बहन हस्बैंड वाइफ आपके पेरेंट्स नहीं पूछ सकते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। तो ये ए तो नहीं है। बैलेंस ऑफ द सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ब्लॉक्ड एज पर द अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर अंडर द एडवाइस टू द कस्टमर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कहते सेविंग्स बैंक अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो आप एज पर द अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, अंडर एडवाइस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या ये अलाउड है? दूसरा, मिस्टर टी जो है द टेलर स्पीक्स आउट द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज जस्ट विड्रॉन कैश फ्रॉम हिज अकाउंट। तो टेलर जो है बैंक में वो ऐसे बोल के ऊंची बताता है मिस्टर एक्स को कि इतने पैसे विड्रॉ हो गए, इतना बैलेंस रह गया। तो ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन को नहीं पता लगना चाहिए कि कितना पैसा विड्रॉ किया, कितना बचा, तो ये नहीं करना होता। बैलेंस इन द सेविंग्स अकाउंट ऑफ मिस्टर टी इज टोल्ड टू एन इनकम टैक्स ऑफिसर मेकिंग अ टेलीफोनिक इंक्वायरी। तो देखो जो डिपार्टमेंट्स आपसे कॉल करके कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, स्पेसिफिक अथॉरिटी का रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए है, कोर्ट ऑर्डर होगा, टैक्स अथॉरिटीज का ऑर्डर होगा, ठीक है। आईटीओ लेवल का पर्सन भी आपको कॉल करके नहीं बोल सकता, चाहे एड कमिश्नर ही हो, रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अटैचमेंट ऑर्डर आया प्रॉपरली, उसके बाद आपने सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस को ब्लॉक किया, रिटर्न ऑर्डर था, ओके। चलिए, द लोन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स इज ओवरड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट हो रखा है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? मिस्टर बैंक्स लॉयर the bank's lawyer issues a legal notice containing various details of the loan account। लोन अकाउंट को लेके
एक लीगल नोटिस जारी किया जाए, बैंक डिस्कसेस द मैटर विद द गारंटर, गारंटर के साथ डिस्कस कर रहा है बैंक लोन को लेके, और द बैंक इन्फॉर्म्स द स्टेटस टू सिबिल, सिबिल को बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद द बैंक कॉन्टेक्ट्स अ फर्म दैट प्रोवाइड्स इनफॉर्मल रिकवरी सर्विसेज एंड गिव्स द डिटेल्स टू देम। तो देखो बाकी सब चीजें तो लीगल चल रही हैं, लेकिन ये किसी इनफॉर्मल को बोलोगे जाओ 4 थप्पड़ लगाओ इसके और पैसे वसूल लो, तो ये सब अलाउड नहीं है ना। इनफॉर्मल रिकवरी सर्विसेज, उनको आप डाटा नहीं शेयर कर सकते हो। आप गारंटर जो है उस लोन का, उसको अकाउंट इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लीगल नोटिस जारी कर सकते हो, सिबिल को बताना है आपको, लेकिन आप जो है इनफॉर्मली कहीं से पैसे के लिए हरासमेंट नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जी हैज अवेल्ड अ क्लीन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक। क्लीन ओवरड्राफ्ट है, कोई सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं है, ठीक है। ही हैज सर्टेन एफडीज विद द बैंक। अब एफडी है उस पर्सन की, उसने बैंक से ओवरड्राफ्ट भी ले लिया और उसकी एक अलग से एफडी भी है बैंक के पास। ही ऑल्सो हैज अ सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर विद द बैंक। उसका एक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर भी है बैंक के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन? क्या कर सकता है बैंक इसमें? द बैंक हैज जनरल लियन ओनली ऑन द एफडी, जनरल लियन एफडी पे होगा। द बैंक हैज नो लियन, ना फिक्स डिपॉजिट पे ना सेफ्टी डिपॉजिट पे, दोनों पे ही लियन नहीं है, ना एफडी पे ना सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर पे। बैंक का दोनों पे ही जनरल लियन है, एफडी पे भी सेफ्टी डिपॉजिट पे भी, या फिर सिर्फ लॉकर पे है उसका लियन। तो जो लियन होगा वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे होगा, सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर वगैरह पे जनरल लियन नहीं है। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक के पास हम सर्विस लेते हैं जैसे कि सेफ्टी डिपॉजिट, उस पे बैंक का लियन नहीं होता है। तो सिर्फ जो एफडी होगा उस पे बैंक का जनरल लियन होगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कमिटमेंट अंडर द बीसीबीआई कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स। तो इसमें से कौन सा कमिटमेंट नहीं है? तो कोड बनाया गया था एंड ये बीसीएसबीआई तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन उनके कोड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। टू हेल्प कस्टमर्स यूज देयर अकाउंट एंड सर्विस, ठीक है, कस्टमर्स को हेल्प करना है। सैंक्शन लोन फैसिलिटी एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, कि अगर कस्टमर ने बोला है लोन देना है तो देना ही देना है। बैंक को तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट देख के ही लोन देना है, तो ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। टू डील क्विकली एंड सिंपैथेटिकली विद द थिंग्स दैट गो रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है, कस्टमर घबरा जाता है, आपको उसको सिंपैथेटिकली डील करना है, करेक्ट। पब्लिसाइज द कोड, जो कोड है उसे पब्लिसाइज करना है, तो ये भी सही है। तो बी जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसा कस्टमर ने बोला उसको लोन देना ही देना है। कोलेटरल 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑन डेट हाउ मेनी बैंकिंग ऑम्बड्समैन हैज बीन अपॉइंटेड? तो अब तक 22 अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये चेक कर लेना पेपर देने से पहले कोई नया अपॉइंट हुआ हो। कई जगह 20 लिखा है लेकिन अब 22 है। 2022 तक तो 22 ही थे बैंकिंग ऑम्बड्समैन। तो एज ऑन डेट लिखा है, तो अगर पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि पेपर से जस्ट पहले क्या कोई नया ऑम्बड्समैन आया गया तो नहीं है, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे है डैश एक्ट्स एज द इंटरनल ऑम्बड्समैन ऑफ अ बैंक। तो कौन बैंक का इंटरनल ऑम्बड्समैन बनता है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर या फिर हेड इंटरनल ऑडिट। तो जो हमारा चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है वो इंटरनल ऑम्बड्समैन होता है बैंक का। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर एट, जो बैंक्स हैं उन्हें एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को हायर करना पड़ता है। किस लेवल पे? ब्रांच पे, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के लेवल पे हर एक बैंक को एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ता है। आगे विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ कंप्लेंट टू अ बैंक विल नॉट बी एडिक्वेट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द ऑम्बड्समैन। देखो अगर बैंक ने आपको कोई सर्विस देनी थी और बैंक ने नहीं दी, तो आप बैंक को कंप्लेंट करोगे। अगर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 30 डेज में बैंक रिप्लाई नहीं करता है या बैंक का जो रिप्लाई है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कस्टमर जाता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास। तो जाना है तो कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके, इनमें से वो कौन सा तरीका नहीं है? कंप्लेंट बॉक्स में डाल देना तो वो तरीका नहीं होता है ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट बॉक्स में आपको स्पेसिफिक ईमेल आईडी जो है, स्पेसिफाइड आईडी, उस पर मेल कर दो। जो ब्रांच है वहां पे सबमिट करो विद एक्नॉलेजमेंट। वेबसाइट के थ्रू करो, ये सही है। लेकिन कंप्लेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, हम ये नहीं मानेंगे कि ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट हुई है। तो ए जो है ये मोड नहीं है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। जो मिनिमम एज है फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज व्हाट? तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन है
उसमें आपको अगर मेंबर बनना है तो आपका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज टू मीट एटलीस्ट डैश इन अ ईयर, वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को मिनिमम 2 बार मिलना होता है साल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज ब्रॉट अ मिक्सर ग्राइंडर फ्रॉम अ रिटेलर, इट्स मोटर स्टॉप्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रनिंग, द लायबिलिटी फॉर दिस डिफेक्ट विल बी ऑन दी। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लिया रिटेलर से और 10 मिनट में मोटर स्टॉप होगी, तो लाइबिलिटी किसकी है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की, ट्रेडर की, रिटेलर की, या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मोटर तो 10 मिनट में चलनी बंद होगी, तो जिसने बनाया है उसको, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा कस्टमर को। अगला है, द टेनर ऑफ फॉर मीडिएटर्स ऑन द पैनल ऑफ अ मीडिएशन सेल इज डैश ईयर्स, 2365। तो जो मीडिएटर्स होते हैं, देखो जब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाते हो कोई कंप्लेंट लेके, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम वहाँ पे देखेगा, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम को लगता है कि मीडिएशन के थ्रू भी मीडिएटर लगा के इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आउट ऑफ फोरम जो है एक तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो आपस में बातचीत करके। तो एक मीडिएशन सेल के अंदर पैनल होता है जिसमें मल्टीपल मीडिएटर्स लिस्टेड होते हैं जो आपको मीडिएशन करवाएंगे। तो वो जो सेल के अंदर, पैनल के अंदर जो मीडिएटर्स हायर होते हैं वो कितने टाइम का टेन्योर होता है उनका? उनका 5 साल का टेन्योर होता है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, एन हैज परचेज्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक फेवरिंग बी। एन ने ड्राफ्ट खरीदा बैंक से, एन ने ड्राफ्ट खरीदा अपने बैंक से, किसके नाम पे? बी के नाम पे। अब ड्राफ्ट जो है रास्ते में गुम गया, ठीक है, तो अब एन को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी बैंक जाके उसका डुप्लीकेट बनवाने के लिए। अब क्या बी कंप्लेंट कर सकता है बैंक के अगेंस्ट कि जो पेमेंट है वो डिले हो रही है, और वो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाए बैंक के अगेंस्ट कि बैंक एन को डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट देने में लेट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि नहीं, वो तो कंज्यूमर ही नहीं है बैंक का, वो तो कोई सर्विस डायरेक्टली ले ही नहीं रहा, तो वो नहीं कंप्लेंट कर सकता। दूसरा, नो एज ही हैज नॉट पेड द डिमांड ड्राफ्ट कमीशन, उसने डिमांड ड्राफ्ट कमीशन पे नहीं किया। तीसरा, यस, क्योंकि बैंक की वजह से उसकी पेमेंट डिले हो रही है। चौथा, यस हिज मनी इज लाइंग इन द बैंक, ही इज डीम्ड एज द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक, कहते इनडायरेक्टली तो उसका पैसा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जो एन है वो कंप्लेंट कर सकता है कि आप मुझे डुप्लीकेट नहीं दे रहे हो, बी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बी ने एक तरीका चूज किया है, बी एन ने एक तरीका चूज किया बी को पे करने का, तो एन कंप्लेंट कर सकता है, एन कस्टमर है बैंक का, बी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बी डायरेक्टली कोई सर्विस नहीं ले रहा है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीए फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, तो बिल्कुल सही है, अंडर द आरटीए एक्ट पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है सिटीजन, तो एनआरआईज भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन पब्लिक अथॉरिटी, ये गलत है, पब्लिक अथॉरिटी खुद से एक अपना पीआईओ असाइन करती है अपने कि हमारे डिपार्टमेंट में ये पीआईओ होगा, गवर्नमेंट नहीं करती है। सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी विद इन 5 days ऑफ द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट इफ इट डज नॉट रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है, मान लो मैंने आरटीआई डाल दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है, तो मेरी तो एप्लीकेशन चलेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो पीआईओ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 5 दिन के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को वो एप्लीकेशन मेरी फॉरवर्ड कर दे और मुझे बता दे कि आपकी तो मैंने फॉरवर्ड कर दी, हमारे पास नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। तो 5 दिन में ये करना होता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब है? जिसे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करे, जिसे लॉ एस्टैब्लिश करे, जिसे एनजीओ एस्टैब्लिश करे, या फिर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट का जो लॉ के अंडर बना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना हो, पार्लियामेंट ने बनाया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बना हो। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से लग रहा है कि डी ही करेक्ट है यहाँ पे। पब्लिक अथॉरिटी
कि अगेंस्ट ही आप आरटीआई फाइल, आप एक पब्लिक अथॉरिटी को ही आरटीआई एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमें आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पब्लिक अथॉरिटी के कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी बॉडी जिसे या तो गवर्नमेंट ने बनाया है, चाहे सेंट्रल या स्टेट ने, लॉ ने बनाया है, ठीक है, किसी स्टैट्यूट के अंडर बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है अथॉरिटी, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेजर फंडिंग या जिसका मेजर कंट्रोल सरकार के पास है, चाहे सेंटर या स्टेट, वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, आरटीआई के अंडर वही आते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है राइट टू इंफॉर्मेशन मींस राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? उनके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह चेक करना, उनके कोई भी नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज कुछ भी मांगना, सर्टिफाइड सैंपल्स लेना मटेरियल के, या फिर सारे ही इन द फॉर्म ऑफ डिस्क फ्लॉपी। तो सारी ही चीजें आप चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगो, उन्होंने मीटिंग में क्या डिस्कस किया, उनके नोट्स, कुछ वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके मटेरियल का सैंपल, आप सब कुछ ले सकते हो, चाहे डिस्क फ्लॉपी प्रिंटेड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगेन अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जैप 75 कोड यूज करके आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। आज का जो सेशन है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड अ मेल at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.